नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता को संबोधित किया है। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। आरक्षण एमन कभू नहीं चाहत रही 2004 से सरकार भी 2012 में काबर लागू 8 साल काबर लागू नहीं करे। हम तो देते रहे, तोरे करनी उल्टा सीधा कर रहे थे, करते थे, कोर्ट में खड़ा नहीं हो सके तो बात है, निरस्त हो गए। आज हमन वो कानून बनाए काम करा था, एक्ट लागू करवो, काली विधानसभा पर दिन पास हो जाए। गांव गांव फटाका फोड़ना है, मिठाई बांटना है, न केवल आदिवासी समाज ला बल्कि आदिवासी समाज के 32% करबे करबो, पिछड़े वर्ग के 27%। रमन सिंह 14% से कबो आगे नहीं करे थे, हमार सरकार 27% करा थे। अनुसूचित जाति के 13% और ये अपर क्लास है ईडब्ल्यूएस है ओकरो पर 4%। सबके जे संविधान में सरकार में जिन व्यवस्था है वो सबके लाभ सब मिल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कह दिया है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के किसी भी धोखे में नहीं आए। उन्होंने यानी केजरीवाल ने दिल्ली को तबाह और बर्बाद कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि शिवराज चौहान ने यह भी कहा है कि एमसीडी चुनाव में दिल्ली के चंदर नगर में आयोजित की गई जनसभा में केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि हम आम आदमी पार्टी केवल खोखला प्रचार करती है और जबकि भाजपा सेवा को ही विचार मानकर काम करती है। उन्होंने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। कहा कि उनका एक मंत्री जेल में मसाज करवा रहा है और एक मंत्री मसाज कराकर जेल जाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली वाले जानते हैं शराब घोटाले से लेकर कितने घोटाले केजरीवाल ने किए और दिल्ली को तबाह और बर्बाद कर दिया है। दिल्ली की जनता का जीवन प्रदूषण से घुट रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोला है। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, वो आपको सुनवाते हैं। राहुल जी, ऋचा चड्ढा का जो भारतीय सेना के खिलाफ बयान आया था उसको शक्ति दे रही थी स्वरा भास्कर जी, जो आज आपके साथ हैं। ये वही स्वरा भास्कर जी है जो सेना के माओ लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी। ये वही स्वरा भास्कर है। हम जब भी सच्चाई बयान करते हैं तो उसको आप राजनीति कह देते हैं, पर क्या ये वास्तविकता नहीं है? कन्हैया कुमार आपके साथ में, सुशांत सिंह जी आपकी यात्रा में, स्वरा भास्कर जी आपकी यात्रा में, पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाली बच्ची आपकी यात्रा में, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उस मानसिकता के लोग, उसको समर्थन करने वाले लोग, राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो सब आपकी यात्रा। भोपाल गैस कांड की वो काली रात जिसकी वजह से आज भी भोपाल वासी अपने को खोने का दर्द भूले नहीं है। 2 दिसंबर को वो रात जब सभी भोपाल वासी अपने परिवार के साथ सो रहे थे और उन लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि वो सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। भोपाल में गैस त्रासदी ने हजारों लोगों को प्रभावित किया और करीब 38 साल पहले गैस त्रासदी में राजधानी के हजारों लोग प्रभावित हुए। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस का रिसाव हुआ था और इससे सबसे ज्यादा जो असर है वो कार्बाइड से कुछ ही मीटर दूरी पर जेपी नगर और आसपास की बस्तियों पर पड़ा। यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित अभी भी हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बस्ती के पास प्रशासन ने इस त्रासदी की यादगार के तौर पर एक स्मारक का निर्माण भी करवाया था। कहने को प्रभावितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आर्थिक सहायता से लेकर इलाज, पुनर्वास और रोजगार जैसी योजनाएं चलाई गई। इन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसका वो लाभ प्रभावितों को नहीं मिला जिसका लक्ष्य था। नतीजा ये कि अभी भी लोग परेशान हैं। सरकार ना तो केंद्र सरकार ने मुआवजा दिया, ना प्रदेश सरकार का कोई मुआवजा है इसमें। पहले भी जो गवर्नमेंट को गैस पीड़ितों के नाम से बाहर की जो सरकारों ने, दूसरे आदर्श जो देश थे, उन सरकारों ने जो मुआवजा गैस पीड़ितों के लिए भेजा था, आज भी वो यथावत रखा हुआ है। उसमें से कुछ हिस्सा गैस पीड़ितों को यकीनन मिला है। इलाजों के अभाव में आज भी लोग दम तोड़ रहे हैं। सरकारें वादे तो बहुत करती हैं इलाज के, और बहुत सारे वादे वहीद होते हैं। आज के दिन 3 तारीख को
श्रद्धांजलि सभा होती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, वादे करके चले जाते हैं। मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि गैस पीड़ितों को उचित इलाज मिले। ना मैं किसी से फंड लेता हूँ, ना मुझे सरकार से कोई मुआवजा चाहिए, लेकिन मैं जनहित की लड़ाई लड़ता हूँ, जनता की लड़ाई लड़ता हूँ। जनता के आवाज़ को, जनहित मुद्दों को लेकर मैं सरकार को हमेशा चेताता रहता हूँ। गैस पीड़ितों के लिए भी कई वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ कि गैस पीड़ितों को भोपाल मेमोरियल जो गैस पीड़ितों के पैसे से बना था, ना कि प्रदेश सरकार ना केंद्र सरकार, गैस पीड़ितों के पैसे से जो भोपाल मेमोरियल अस्पताल बना था, उस कम से कम उस अस्पताल में गैस पीड़ितों को इलाज मुफ्त मिलना चाहिए, ना कि बाहर पर्चे लिखकर बाहर जांच के लिए भेजते। वो इलाज मुनासिब नहीं है। मैं चाहता हूँ गैस पीड़ितों का जो पैसा अस्पतालों में लगा है वो सारा इलाज, सारे डिपार्टमेंट चालू हो। और एक ख़ास बात मैं चाहता हूँ कि भोपाल मेमोरियल को एम्स में मर्ज कर देना। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह कुछ जीवों को अमृत भी हजम नहीं होता, उसी तरह देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें राष्ट्रवाद हजम नहीं होता है। हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों को मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। लेकिन उन्होंने सबके साथ और सबके विकास की बात की, उन्होंने राष्ट्रवाद की बात करी, पर कुछ लोगों को वो बात हजम ही नहीं होती है। अब ये हजम नहीं होती है तो ये उनका दोष है और वो भुगतेंगे। वो तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आइए इस राष्ट्र की आराधना में राष्ट्राय इदम नमः करो, आप भी आहुति दो इस राष्ट्र के निर्माण में। लेकिन इनको हजम नहीं होती। हमारे यहां कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें आयुर्वेद में अमृत कही है, लेकिन कुछ जीव भी ऐसे हैं जिन्हें वो अमृत भी हजम नहीं होता। ऐसे ही कुछ जीव ऐसे हैं इस देश के अंदर जिसको राष्ट्रवाद की बात हजम नहीं होती है। 27 साल से इनकी सरकार गुजरात में है, 17 साल से हम मध्य प्रदेश में बैठे। कांग्रेस कभी रिपीट नहीं होती किसी प्रदेश में, दोबारा नहीं बनती। क्यों? यही शोध का विषय है और यही सोच का विषय होना चाहिए। मोदी जी के आने के पहले पर्यटन की दृष्टि से देश में लोग ताजमहल कहते थे, घूमने जाना है तो ताजमहल चले जाओ, कुतुब मीनार चले जाओ, लाल किला चले जाओ। और मोदी के 7 साल के 8 साल के बाद में अब लोग कहते हैं कि काशी विश्वनाथ चले जाओ, महाकाल के महालोक उज्जैन चले जाओ, अयोध्या में राम मंदिर चले जाओ। राजनीति की धारा को चेंज करने का काम कर दिया है मोदी। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे। देश में अगर जय श्री राम और मोदी के नारे लगते हैं तो पूरा देश ही जय श्री राम में है। मोदी मोदी मैं पूरा भारत बन गया है। अब ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि अब आपका अस्तित्व कहां बचा है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तुम्हारे उसमें लगते हैं तो उसका कष्ट नहीं होता है, लेकिन जय श्री राम के नारे लगते हैं तो कांग्रेसियों को, राहुल गांधी को कष्ट होता है। यही इनका अंदर का तत्व है जो ये भारत बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है। राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी, कांग्रेस और उनके लोग जो कर रहे हैं, उस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। और कल तो उन्होंने इंदौर की सभा में जो कहा कि चीन की सेना से ज्यादा खतरा जीएसटी और नोटबंदी कानून को। दुर्भाग्य है कि आप एक दिन पहले बाबा साहब अंबेडकर के जन्मभूमि पर जाकर और वहां से लौट करके आप आते हैं और भारत के कानून, जो संसद में कानून बनता है, उस कानून का मखौल उड़ाते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपका चीन से इतना प्रेम क्यों है? और ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस का चीन से अपना बड़ा पुराना नाता है और उनकी बड़ी पुरानी
दोस्ती रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब वाणिज्य कर मंत्री थे तब उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को लाभ दिलाने के लिए चीन को मदद जो की थी, जो हम सब लोगों ने और पूरे देश ने इस बात को देखा है। देश में अगर जैसे अब बुरहानपुर से खबर है, जहां बदमाश वन चौकी में तोड़फोड़ करते हुए 17 बंदूकें और कारतूस लूट ले गए। चौकीदार से जब मारपीट की गई और उसके बाद ये बात सामने आई है कि घटना नेपानगर तहसील की नावरा वन रेंज की ग्राम बाकड़ी में लूट की घटना हुई। पुलिस वन विभाग की टीम समेत प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंच गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया है कि यह घटना रात करीब 9:30 बजे की है। बाकड़ी वन चौकी में करीब 15 से 20 अज्ञात बदमाश घुसे और वहां पर वन चौकी, जो कि महज 60 साल से दैनिक वेतन भोगी चौकीदार भोला के हवाले थी, यहां पर भोला अपनी पत्नी के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि बदमाश उसे थप्पड़ मारकर बंदूकें छीनकर वहां से फरार हो गए हैं। करीब 17 बंदूकें वो ले गए और बताया यह भी जा रहा है कि 10 स्टॉक रजिस्टर में दर्ज थी, बाकी अन्य चौकियों की बंदूकें भी वहीं रखी थी। चौकीदार भोला ने बताया है कि रात में ये चोर आए और वो बहुत सारे लोग थे। चोर लोग आए, रात में लूटपाट करे, बंदूक ले गए, मेरे को मारपीट कर रहे हैं। कितनी बंदूक ले गए? बंदूक यहाँ कितनी है वो डिप्टी साहब से पूछना पड़ेगा। देखो यहाँ तो 11 थी और निमसिटी चौकी की भी है। तो कितने लोग चोर के ले गए यहाँ से? चोर तो बहुत सारे आए साहब। यहाँ तो कितना उनका नाम लिया तो मेरे के खिलाफ दहशत भूल गया। ये जो वन चौकी प्रभारी डिप्टी साहब है या कोई अदर स्टाफ है जो वन विभाग का, कितने दिन से नहीं आया चौकी पे? वो 2 महीने से नहीं रह रहे साहब। कोई भी नहीं आ रहा 2 महीने से? मैं खिलाई। अविश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नेहरू परिवार भारतीय संस्कृति से कोसों दूर है। राहुल अपने आप को युवराज समझते हैं। देखिए, ये बात तो पहले से स्पष्ट है कि नेहरू परिवार भारतीय संस्कृति से बहुत दूर है। पहले नेहरू जी अंग्रेजों के सानिध्य में रहे और अंग्रेजियत उन्होंने ओढ़ी, और ये नेहरू परिवार का दुर्भाग्य था कि फिर वो इटली की संस्कृति में पले बढ़े। और जिस प्रकार से कल राहुल गांधी ने कमलनाथ जी का नाम लेकर जिस प्रकार से संबोधन किया, वो हिंदुस्तान की संस्कृति का अंग नहीं है। राहुल गांधी जी की जितनी उम्र है उससे ज्यादा तो कमलनाथ जी का राजनीतिक करियर है। राहुल गांधी ने तो संस्कार को तार तार कर ही दिया, पर कमलनाथ जी में भी यदि थोड़ी बहुत भी चरित्र में अपने आप में कुछ यदि हैसियत है तो निश्चित रूप से उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए। पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से कमलनाथ जी को संबोधन किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और हमारी संस्कृति के खिलाफ भी है। इटली की संस्कृति में पले बड़े राहुल गांधी हर समय ये स्थापित करते हैं कि कांग्रेस नेहरू परिवार की जायदाद है और वो नेहरू परिवार के राजा और युवराज हैं। निश्चित रूप से कमलनाथ जी की ये बेइज्जती हुई है और मध्य प्रदेश की धरती पर हुई है। ये हम सबके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कमलनाथ जी राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी हैं, पर उम्र में वो ज्यादा है, इसलिए हम भी उनको कभी भी नाम से संबोधित नहीं करते। ये हमारी संस्कृति नहीं है। परंतु राहुल गांधी ने जिस प्रकार से कमलनाथ जी की बेइज्जती की, कमलनाथ। और रेवाड़ी से खबर है, बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा सरकार में किसानों को लूटा गया और प्रदेश पर कर्जा बढ़ा है। 9 तारीख को जननायक जनता पार्टी का 5वां स्थापना दिवस भिवाड़ी में मनाया जा रहा है। आज उस उपलक्ष्य में सभी साथियों को निमंत्रण देने यहाँ पर आए थे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भिवाड़ी की पावन धरा पर एक नया रिकॉर्ड सभी कार्यकर्ता मिलकर 5वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बढ़ाने का काम करें और पार्टी संगठन की ताकत। और थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने हमला करते हुए कहा कि अभय चौटाला ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पैसे का हिसाब मांगा है।
और उन्हें विधानसभा में एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा, क्योंकि हमारी भाजपा सरकार पारदर्शी सरकार है और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती का अवसर है। सबसे बड़ा काम मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कहूँगा। पहली बार 2015 में मैं लेके आया था मुख्यमंत्री जी को, 15 लाख रुपए वहाँ की बजट था। उसके बाद 2 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री जी से हमने ज्योति नगर के अंदर हमारा वो पड़ा उसको डेवलप करने के लिए देखिए क्या गंध था, स्मेल आती थी। मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ रुपये वहाँ पर देने की व्यवस्था की। उसके साथ साथ उसके बाद ये इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज 10,000 से 30 लाख लोगों के लिए हमने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है। सरकार का कुछ पैसा भी लगता है, प्रशासन लगता है, सब लगता है। आज भी कितना भव्य ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इसमें खर्चा होता है। उसकी डिटेल मांगना चाहेंगे अध्यापक चला जी, एक एक पैसे की हम डिटेल देने के तैयार है। हमारे मुख्यमंत्री की तो विजन ही हो रहा है, सोच ही हो रहा है। वो चाहते हैं कि इस प्रकार से छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट बोर्ड कि आगे बढ़े और अपना सोर्सेज खुद के डेवलप करे, ताकि इनको वो सोर्सेज KDP के पास ज़्यादा कार्य कर सके। मुख्यमंत्री जी कल इस बन सकता है तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो वो बात करेंगे ना उसके अंदर विधानसभा के अंदर, तो हम एक एक पैसे का पूरा जवाब देंगे। ऐसी पहली बार हमारी सरकार है जो बिल्कुल पारदर्शी सरकार है। आपने देखा कि प्रकार से नौकरियाँ पहले बिकती थी, हमने मेरिट बेस्ड नौकरी देने का काम किया। हमने इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लेके आए, हम बहुत सी चीज़ें ऐसी लेके आए। लेकिन हम अपनी बात हो सकता है मुख्यमंत्री जी के बैठकर जितना गीता जयंती पर एक्सपेंसिव होगा, एक एक पैसे की डिटेल भी आप कहेंगे तो मैं ट्रस्ट के माध्यम से यही ट्रस्ट करता हूँ। और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। देश भर में इस फिल्म ने कई आलोचनाओं का सामना किया, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो फिल्म को समर्थन दे रहे थे और उन्हें ये फिल्म पसंद आई। पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म पर आलोचना की गई है और फिल्म को आलोचना का ये दंश झेलना पड़ा है। फिर एक बार फिल्म की टीम जवाब देने के लिए सामने आ गई है। क्या पूरा मामला रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कश्मीर के पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक बार फिर अपने विषय और दर्शाए गए चित्रों को लेकर विवाद में आ गई है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी इफी जैसे बड़े मंच पर आलोचना झेलनी पड़ी। इफी की जूरी हेड नादव लिपिच ने एक समारोह के समापन पर द कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। कहा यह भी गया कि ये फिल्म परेशान कर देने वाली है। Qualities and defaults and evoked vivid discussions. We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda, vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. 15वीं फिल्म कश्मीर फाइल्स को देख हम सभी विचलित और हैरान थे। ये एक प्रोपेगेंडा और भद्दी फिल्म जैसी लगी, जो कि इस तरह के प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल के कलात्मक कंपटीशन के अयोग्य थी। इस मंच से खुलकर अपनी भावनाएं साझा करते हुए मैं पूरी तरह खुद को सहज पा रहा हूँ, क्योंकि इस फेस्टिवल की आत्मा गंभीर बहस को निश्चित रूप से स्वीकार कर सकती है, जो कि कला और जिंदगी के लिए जरूरी है। इफी के जूरी हेड के इस बयान पर एक्टर अनुपम खेर और फिल्म मेकर अशोक पंडित ने कड़ा विरोध जताया है। तो आज मैं विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को, इन अर्बन एक्सेल्स को चैलेंज करता हूं, इन महान फिल्म मेकर जो इजराइल से आए उनको भी चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट, एक डायलॉग, इवेंट को अगर प्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। दोस्तों, ये लोग हैं कौन जो हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़े होते हैं? ये वही लोगों ने जिन्होंने मोपला का सत्य किसी के सामने नहीं आने दिया, जिन्हें डायरेक्ट एक्शन डे जहां लाखों हिंदू मारे गए थे उनका सत्य सामने आने नहीं दिया, कश्मीर का सत्य सामने आने नहीं दिया। और फिर शुरू हुआ ट्विटर पर संग्राम। फिल्म के समर्थक और फिल्म से जुड़े तमाम सितारे एक बयान पर आपत्ति जताने लगे। दरअसल गोवा में आयोजित किए गए 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का सोमवार को अंतिम दिन था। क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान जूरी हेड और इजरायली फिल्म मेकर नादव लिपिच ने द कश्मीर फाइल्स पर बात करते हुए फिल्म की कड़ी आलोचना कर दी।
गौरतलब है कि नदब ने जब ये बात कही तो उस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े नेता समारोह में मौजूद थे। नादव लिपिड का द कश्मीर फाइल्स को दिया गया ये बयान देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जूरी हेड के इस बयान की कई लोगों ने निंदा की है। फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी लिपिड के इस बयान पर आपत्ति जताई और ट्वीट करते हुए कहा, द कश्मीर फाइल्स को लेकर नादव लिपिड द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर मैं कड़ी आपत्ति जताता हूँ। 3 लाख कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को दिखाना अश्लील नहीं कहा जा सकता। मैं एक फिल्ममेकर हूँ और कश्मीरी पंडित होने के नाते इस भद्दे बयान की निंदा करता हूँ। लिपिड के इस बयान को लेकर मचे विवाद पर द कश्मीर फाइल्स के एक्टर अनुपम खेर ने भी प्रतिक्रिया रखी और ट्विटर पर फिल्म के कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले हमेशा छोटा होता है। मैं यही कहूँगा कि ये हमारे गणपति जी, सिद्धि विनायक के भगवान उनको अकल दे और सद्बुद्धि दे, ताकि वो इस तरह लोगों के हजारों लाखों लोगों की जो ट्रेजेडी है उसको मंच पर से इस्तेमाल करके अपना एक ध्येय पूरा ना करें। अनुपम खेर के बाद द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भी इफ्फी के जूरी हेड नादव लिपिड के बयान पर रिएक्ट करते हुए तंज कसा। सच सबसे खतरनाक चीज है, ये लोगों को झूठ बोलने पर मजबूर कर देती है। इजरायली फिल्म मेकर नादव लिपिड के द कश्मीर फाइल्स को अश्लील और प्रोपेगेंडा वाली फिल्म बताने वाले बयान पर इजराइल ने अपनी गलती मान ली है। इसे लेकर इजराइल के राजदूत नाउर गिलोन ने भारत से माफी मांगी। उन्होंने लिपिड के बयान पर खेद जताते हुए कहा कि उन्हें लिपिड के बयान पर शर्म आती है। इस विवाद की आग इतनी ज्यादा भड़की कि इजरायली राजदूत ने कश्मीर फाइल्स की आलोचना के बाद लिपिड को एक खुला पत्र लिख दिया और सरेआम उनकी लताड़ लगा दी। उन्होंने लिखा कि आपको शर्म आनी चाहिए। भारत और इजराइल के मौजूदा रिश्ते का मान याद दिलाया। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे भारत और इजराइल के बीच दोस्ती बहुत मजबूत है। नादव लिपिड के बयान से कोई नुकसान नहीं होगा। हमें इस बयान पर शर्म आती है और हम अपने मेजबानों से इसके लिए माफी मांगना चाहते हैं। इजराइल में आप जो नापसंद करते हैं उसकी आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरे देशों पर बयान देने की जरूरत नहीं। तो मैं इसके बाद अपने बयान को लेकर हो रहे विवाद के बीच अब इजरायली फिल्म मेकर ने भी माफी मांग ली है। नादव ने कहा कि मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता था। मेरा उद्देश्य कभी भी पीड़ित लोगों या उनके रिश्तेदारों का अपमान करना नहीं था। मैं पूरी तरह से माफी मांगता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पूरी जूरी की ओर से बात की थी। नादव ने ये भी कहा कि उनका कमेंट सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि उनके साथी जूरिस्ट के विचारों का भी रिप्रेजेंटेटिव था। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।